नमस्कार, अफसरनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। इस बार हम आपकी मुलाकात एक ऐसे आईपीएस अधिकारी से करवाना चाह रहे हैं जो 2014 बैच के हैं, लेकिन 2010 तक उन्हें पता नहीं था कि यूपीएससी होता क्या है। फिल्मों के भी बहुत शौकीन हैं, गाने के भी बहुत शौकीन हैं, पुलिस में कभी आना नहीं चाहते थे। कैसे आए, कैसा रहा ये सफर, जानेंगे इनके साथ। 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी शलभ कुमार सिन्हा साहब हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत करता हूं मैं सर। छत्तीसगढ़ में ही जन्म लिया है आपने, कर्मभूमि भी छत्तीसगढ़ है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि आप जहां बर्थ लेते हैं वहां पर आपको काम करने का मौका मिले जब आप आईएएस या आईपीएस होते हैं। शुरुआत थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूं सर, जशपुर के रायकेरा गांव से शुरुआत कैसे हुई सर, और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे। मेरे पिताजी कोल इंडिया लिमिटेड में जॉब करते थे, एसईसीएल में, और उनकी जो शुरुआती जॉब थी वो अंबिकापुर के पास विश्रामपुर है, वहाँ पर वो जॉब में थे। मेरा जन्म हुआ रायकेरा, जो हमारा गांव है, मेरे दादाजी वहीं पे सेटल थे, वहाँ जॉब करते थे, तो वहीं पे मेरा जन्म हुआ। और शुरुआती पढ़ाई लिखाई विश्रामपुर में हुई, और उसके बाद फिर पापा का ट्रांसफ़र हो गया था कोरबा, तो कोरबा में डीवी पब्लिक स्कूल कुसमुंडा में मैंने 12th तक की अपनी पढ़ाई की। और उसके बाद फिर इंजीनियरिंग की मैंने रायपुर में, रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मैं। और फिर बाल्को में जॉब की एज ए मैकेनिकल इंजीनियर 4 साल। और फिर बाल्को में जॉब करते करते ही ख्याल आया कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो जॉब से फिर रिज़ाइन करके मैं दिल्ली आ गया तैयारी करने। और फिर उसके बाद तैयारी करते हुए आज आईपीएस के पद पे हूँ। मैंने सर बहुत पढ़ा है आपके बारे में। स्कूल में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं रहे सर आप। 9th तक तो शायद एवरेज ही रहे, अच्छा रहा। उसके 10th के बाद और शायद डाउनफॉल आया, जबकि ऊपर जाना चाहिए तो शायद डाउनफॉल आया। और 11th में मैथ्स आपने लिया सर, तो क्या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड लेना था, ये तय था, या पिता चाहते थे? क्योंकि 2 भाई हैं आप लोग सर, एक भाई आईटी में भी हैं, तो क्या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ही तय था शुरू से लेना? जी, कहीं ना कहीं बचपन से एक बात थी दिमाग में कि इंजीनियर बनना है। जनरली एक हम लोगों के सोसाइटी में एक रहता है कि मैथ्स यानी इंजीनियर, बायो मतलब डॉक्टर। तो मैथ्स में शुरू में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो दिमाग में था कि मैथ्स ही पढ़ना है आगे और इंजीनियर बनना है। और स्कूल में ठीक ठाक नंबर रहते थे, एवरेज नंबर रहते थे, 9th 10th 11th 12th जैसा मैं पहले मुझसे एक्सपेक्टेशन रहती थी वैसा तो मैं परफॉर्म नहीं कर पाया था। लेकिन फिर भी बाय गॉड्स ग्रेस 12th के बाद इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया। छत्तीसगढ़ पीईटी उस समय हुआ करता था, छत्तीसगढ़ पीईटी से सिलेक्शन होकर के आरआईटी रायपुर में मैकेनिकल इंजीनियर। इंजीनियरिंग की तैयारी भी आप कर रहे थे सर, बहुत अलग अलग जगह भी एग्जाम की कोशिश की गई, दूसरे राज्यों में भी देने की, लेकिन हुआ नहीं। आरआईटी में भी होने का एक बहुत सुखद वाक्य यह था कि उसमें जनरल नॉलेज का बहुत अहम रोल था। क्या वो एक बड़ा रोल प्ले किया जीके के पेपर ने उसमें? जी, एक्चुअली मैथ्स जो सब्जेक्ट था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो थे, मैं बहुत उसमें स्ट्रांग नहीं था अपने टाइम पे, स्कूल के समय में। मतलब इंग्लिश और हिंदी तो ठीक ठाक नंबर आते थे, फिजिक्स मैथ्स में कभी कभी पिछड़ जाता था। और पीईटी के लिए ये 3 सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में नंबर आते हैं तो आपकी रैंक लगती है। तो उस समय हमारे टाइम पे जो ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है, AIEEE पहली बार हुआ था। उसके अलावा स्टेट के पीईटीज होते रहते थे, तो हम लोग घूम घूम करके देते। जैसे मैं बेंगलोर गया था सीईटी देने के लिए, MP पीईटी का एग्ज़ाम मैंने दिया, कहीं नहीं हुआ। और सीजी पीईटी में उस साल जीके का पेपर एक था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अलावा। मेरा जीके थोड़ा स्कूल टाइम से ही ठीक था, तो उस पेपर में मैंने अच्छा परफॉर्म किया, और इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सिलेक्शन बड़ी आसानी से हो गया। सर सिलेक्शन के पहले थोड़ा लिए चलता हूँ सर, आरआईटी में आपने इंजीनियरिंग शुरू की सर। हॉस्टल लाइफ हर किसी का एक सपना होता है, अब तो खैर वो हॉस्टल लाइफ और आपकी हॉस्टल लाइफ में बहुत अंतर है सर। वो हॉस्टल लाइफ का कोई ऐसा वाक्य जो बताना चाहें? हॉस्टल 4 साल करीब तो हॉस्टल में ही रहे, और हॉस्टल में जैसा होता है, फर्स्ट ईयर आप जाते हैं, सीनियर से थोड़ा डर लगता है, सीनियर्स के साथ जान पहचान होती है, दोस्तों के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग होती है। मेरा हॉस्टल जो है रायपुर शहर से थोड़ी दूर पे था, छतौना मंदिर रिसोर्ट के पास एक गांव है जहाँ पे हमारा कॉलेज है, वहीं पे हमारा हॉस्टल था। तो उस समय रायपुर बहुत बड़ा शहर भी नहीं हुआ करता था, तो हम तेली बांधा से छतौना से जनरली ट्रक्स जो हाईवे पे गुजरती हैं उनसे लिफ्ट मांग करके, क्योंकि सर इंजीनियरिंग कॉलेज वालों को कोई लिफ्ट देता नहीं है। हाँ, बस वाला भी नहीं देता, कोई 2 व्हीलर वाला भी नहीं देता, क्योंकि पैसे देते नहीं थे आप लोग। बिल्कुल इंजीनियरिंग, ये एक बिल्कुल सही बात आपने बताई कि
बसेस जो गुजरती थी उसमें अगर बैठ गए हम कि भाई हमको रायपुर जाना है, बोले कि उन्होंने बोला कि भाई टिकट ले लो, तो नहीं हम तो इंजीनियरिंग कॉलेज वाले हैं, हम कैसे टिकट पैसे दे देंगे। तो उन्होंने फिर बाद में बंद कर दिया, मतलब वो हमको देखते थे तो फट से गाड़ी अपनी बढ़ा देते थे। तो इनफैक्ट इसमें कई बार गुस्सा भी होता था, लोग कई बार घेर लेते थे बस को, बस वालों को रुकते थे, उनके साथ थोड़ी तू मैं हो जाती थी। ज़्यादातर टाइम हम प्रेफर करते थे कि ट्रक्स आती हैं, हाथ जोड़ लो, लिफ्ट के लिए मांग लो, और कई लोग दया करके रोक देते थे और सीधे रायपुर तक ले जाते थे। ये था। फिर एक दिलचस्प किस्सा ये हुआ था फाइनल ईयर के समय, मैं हॉस्टल में था और हमारे हॉस्टल में फूड जो है वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हुआ करता था, नॉन वेजिटेरियन फूड बिल्कुल अलाउड नहीं था। और हम कुछ दोस्त लोग थे हॉस्टल में, और छुट्टियों का समय था, दिवाली की छुट्टियां चल रही थी, तो काफ़ी लोग जो है हॉस्टल के वो घर गए हुए थे। हम कुछ ही लोग थे, तो क्योंकि फाइनल ईयर था हमने सोचा था कि साथ में दिवाली मनाएंगे। तो दिमाग में आया जब कोई है नहीं तो एडवेंचर कर लेते हैं। तो हम लोगों ने बाहर से चिकन वगैरह ख़रीद कर लाए और बिरयानी बनाने चालू की। बिरयानी बनाई भी, रात में बढ़िया बिरयानी एंजॉय किया, खाना खाया। नेक्स्ट डे किसी ने शिकायत कर दी मैनेजमेंट को कि भाई हॉस्टल में नॉनवेज बनाया गया था। तो वो शिकायत सुनते साथ हमारे ऊपर कार्रवाई हुई और हमें हॉस्टल से बेदखल कर दिया गया। तो फाइनल ईयर में हॉस्टल से निकाले जाने के बाद फिर शहर में जाकर के हम लोगों ने पीजी में अपना अकोमोडेशन लिया था। किसी भी सेमेस्टर में बैक तो नहीं लगा, लेकिन सर उसके बाद भी बहुत एवरेज स्टूडेंट आप इंजीनियरिंग में भी रहे। बालको में जो सिलेक्शन हुआ उस सिलेक्शन का कारण क्या था सर? मैं जैसा आप कह रहे हैं, बिल्कुल जो इंजीनियरिंग की मेरा परफॉर्मेंस था, मेरा मार्कशीट जब मैं भी देखता था या घर पे भी पिताजी देखते थे तो बड़े नाराज़ होते थे कि ये तो मतलब कैसे नंबर्स आ रहे हैं, ऐसे में फिर क्या ही कर पाओगे आगे। और 4 साल हालांकि ये रहा कि सारे एग्ज़ाम मैंने एक बार में क्लियर कर लिए। उस वजह से बालको में सिलेक्शन क्राइटेरिया ही था कि आपको ऑल सेमेस्टर विदाउट बैकलॉग क्लियर होना चाहिए। तो मैं उस क्राइटेरिया में फिट हो गया। और क्योंकि उस समय मैं कोरबा में ही रहता था, पिताजी कोरबा में जॉब करते थे, तो शायद लोकल होने का एक फ़ायदा मिला। तो इंटरव्यू में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा पूछताछ नहीं की, सिर्फ ये कि भाई कोरबा से हैं आप, रिटेन आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो मैं कहा मैं तो बड़े शौक से रहूँगा, तो सिलेक्शन हो गया। कोई ऐसा इंटरव्यू याद हो सर जो बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग के डीप में भी पूछे, वो भी हमको लगे तो हमने पढ़ा ही नहीं है, हमको तो याद ही नहीं है, ऐसा कुछ वाक्य? जी बिल्कुल। मैं जब फाइनल ईयर में जब कंपनीज आती हैं, लार्सन एंड टूब्रो LNT आई थी, और मैं रिटर्न निकाल लिया था। मैं रिटर्न निकाल लेता था, एप्टीट्यूड पेपर ठीक था मेरा, तो रिटर्न निकाल के मैं इंटरव्यू पे पहुंचा था। तो जब इंटरव्यू के लिए मैं बैठा तो उन्होंने बिल्कुल एकदम टेक्निकल सवाल स्टार्ट कर दिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बैकग्राउंड के बारे में कुछ जनरल चीज़ें पूछेंगे, बिल्कुल एकदम टेक्निकल डीप चीज़ें पूछनी चालू की। और जैसा मैंने बताया कि बहुत स्ट्रांग नहीं था मैं इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में, तो उन्होंने फिर इंटरव्यूअर जो थे उन्होंने लास्ट में हिंट भी कर दिया कि थोड़ा राह थोड़ी आगे मुश्किल है तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस समय फिर मुझे लगा कि थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है मुझे। तो आपने सुना कि पढ़ाई हो गई, पूरी इंजीनियरिंग हो गई, उसके बाद कैंपस सिलेक्शन भी हो गया, बालको भी आ गया, लेकिन तब तक दिमाग में ये नहीं था कि यूपीएससी में जाना है। तो ऐसी वो कौन सी घड़ी थी, ऐसा कौन सा समय था जो अचानक शलभ कुमार सिन्हा जो बढ़िया जॉब कर रहे थे, घर बढ़िया चल रहा था, सैलरी भी बढ़िया थी, अचानक हुआ क्या? मैं जानने की कोशिश करता हूँ। 2009 में एक चिमनी हादसा हुआ था बालको क्या पूरे देश में वो चिमनी हादसा, काफी लोगों की मौत भी हुई थी। क्या वो एक हादसा माना जाए? शलभ कुमार सिन्हा एज ए इंजीनियर, उसके बाद शलभ सिन्हा एज ए यूपीएससी फाइटर, वो बीच का समय वही था जिसने टर्निंग पॉइंट दिया जीवन को? जी बिल्कुल। मैं जब भी एक जर्नी की जिक्र होती है तो ये जो एक टर्निंग पॉइंट के तौर पे मैं इसको देखता हूँ। उन दिनों दिमाग में ये था कि अब 3 साल बालको में हो गए हैं और हमारे जनरेशन में जो एक सिद्धांत है लोगों की, भाई आप जॉब स्विच करते जाइए, आपको ग्रोथ मिलती जाएगी। तो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर में, IT इंडस्ट्री में हैं, तो वो लोग भी स्विच करते थे तो और अच्छी ग्रोथ होती थी। तो मेरे दिमाग में भी चल रहा था कि अब कुछ नया करने का समय आ गया है। उसी दौरान ये हादसा हुआ 2009 में। तब तक मैं उसमें था, उधेड़-बुन में था कि मैं क्या करूं, MBA के लिए तैयारी करूं और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो उस दौरान फिर मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को देखा, उनका जो रोल होता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में या इस तरीके की घटनाओं में जो उनका रोल होता है, उसको मैंने बड़ी करीब से देखा। क्योंकि वो जो पूरा वाक़या हुआ था उसमें मैं बिल्कुल एक तरीके से सामने ही मेरे हुआ था, जब रेस्क्यू किया जा रहा था लोगों को, जब वो पूरे इलाके को क्लियर किया जा रहा था। तो मैंने देखा कि जो वहाँ के
प्रशासनिक अधिकारी थे, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, इन लोगों ने जो रोल प्ले किया, तो मैं बड़ा इम्प्रेस्ड हुआ वो देख करके। और कहीं ना कहीं वो एक पहली बार था कि मैं इतने करीब से प्रशासनिक अधिकारियों को देख पा रहा था और उनकी गतिविधियों को देख पा रहा था। तो डेफिनेटली उस इंसिडेंट ने एक दिमाग में एक छाप छोड़ी। सर, इंजीनियरिंग हो गई, बालकों में अच्छी नौकरी भी हो गई, और नौकरी के बाद परिवार का सपना सबसे पहला रहता है कि बच्चे की शादी हो जाए। लेकिन उस समय ये बड़ा निर्णय लेना कि मुझे जॉब छोड़कर अब यूपीएससी की तैयारी करना बहुत आसान होता नहीं है। परिवार को मना पाना, खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाना कि मैं ये कर पाऊँ, क्योंकि उसके पहले तक मुझे उस एग्ज़ाम की ABCD नहीं पता थी। चैलेंजिंग था बहुत वो ये डिसीजन लेना। परिवार साथ था उसमें? जी, 4 साल की नौकरी हो गई थी, और जैसा आपने कहा शादी वाली भी उम्र थी, शादी का टाइम था, तो घर वालों की इच्छा थी कि शादी हो जाए जल्दी। लेकिन मेरे दिमाग में फिर वो बात बैठ गई थी कि अब मुझे अपने आप को चैलेंज करना है। जॉब छोड़ करके यूपीएससी की तैयारी करने का मन बना लिया था मैंने। घर वालों ने विरोध नहीं किया, कंसर्न ज़रूर दिखाया कि इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, कैसे मतलब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तैयारी उसके लिए कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बट फिर जब मैं अपना डिसीजन मैंने बताया कि भाई मैं बिल्कुल फर्मली इस डिसीजन पे आ गया हूँ और मुझे तैयारी करनी है, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप करना चाहते हैं तो फिर हम आपके साथ हैं। 2010 का पहला यूपीएससी अटेम्प्ट, पहली बार में प्री मेंस दोनों क्लियर, इंटरव्यू तक भी आप गए लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। पहली बार में ही लग गया था कि बॉस मेरी तैयारी एकदम सही है, मैं तो हर हालत में निकाल लूंगा। 2011 का जो प्रीलिम्स दिया मैंने, प्रीलिम्स में भी हो गया और मेंस में भी हो गया, तो एक दिमाग में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि जितनी बातें सुनते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में उतना कठिन तो है नहीं, ये तो एक बार में ही मैं यहाँ तक पहुँच गया। इंटरव्यू भी दिया तो मुझे लगा कि चलो सिलेक्शन तो हो जाएगा, हालांकि सिलेक्शन हुआ नहीं, बट दिमाग में ये बात थी कि पिछले बार इंटरव्यू तक पहुँच गया था तो दिल्ली दूर नहीं है, जल्दी ही एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। बट और कॉन्फिडेंस था तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे आज जब मैं वापस देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था दिमाग में कि जितनी मेहनत करनी चाहिए थी मुझे उतनी मेहनत मैंने की नहीं थी उस समय। 2012 का प्री भी नहीं निकाल पाए, धक्का लगा, और उसी समय पीएससी के एग्जाम था वो भी नहीं निकाल पाया। दिल में ऐसा तो नहीं लगा कि यार क्यों नहीं निकाल पाया, या तैयारी जो मैं कर रहा था वो तैयारी का तरीका गलत था, या कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया था? जी, जैसा मैंने बताया कि एक बार में ही मेंस क्लियर करने के बाद कहीं ना कहीं दिमाग में बात थी कि अब तो मैं बहुत पास हूँ और निकाल लूँगा, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस ही एक तरीके से कह सकता हूँ मैं। और प्री में जब नहीं हुआ, फिर स्टेट पीएससी छत्तीसगढ़ पीएससी दिया मैंने, उसमें भी नहीं हुआ। मुझे लगा था बड़ा आसान पेपर है, हो जाएगा, लेकिन उसमें भी नहीं हुआ। तब मुझे लगा कि यार कहीं ना कहीं मेरे अप्रोच में कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी रिविजिट की, शुरू से स्टार्ट किया। पहले दिन जो नोट्स बनाए थे उनको खोला, वहाँ से एक एक चीज़ दोबारा से रिवाइज़ की और फिर रिवीजन करता गया। रिवीजन मुझे ऐसा लगता है यूपीएससी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है रिवीजन। आप 10 किताबें मत पढ़िए, आप एक किताब को 10 बार पढ़िए, आपको ज़्यादा फायदा होगा। सर, ये कार्यक्रम उन यूथ के लिए ही है जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। सर, 2010 तक तय नहीं था बिल्कुल भी किसी हालत में कि यूपीएससी फाइट करना है, मतलब बहुत कम समय में आपने तैयारी की। सर, शेयर करना चाहेंगे कि तैयारी वाकई में करनी कैसी चाहिए? मैं क्योंकि कभी मैंने यूपीएससी के बारे में सोचा नहीं था, तो कभी कोई किताब उससे संबंधित या कोई ऐसे कोचिंग सेंटर या कोई लोग ऐसे नहीं थे जिनसे मैं संपर्क में था, तो मुझे आइडिया नहीं था जैसे मैंने डिसाइड किया। और जॉब छोड़कर मैं दिल्ली इसीलिए चला गया क्योंकि दिल्ली में मैंने सुना था कि काफ़ी अच्छी तैयारी होती है, काफ़ी लोग तैयारी करते हैं, तो मैं सोचा कि वहाँ जा कर के कुछ अच्छा गाइडेंस मिलेगा। मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी लिया, शुरू के 7-8 महीने कोचिंग भी चली वहाँ पे, और वहाँ फिर मैंने ये अपने नोट्स बनाने चालू किए। जो भी पढ़ता था या जो भी सुनता था उसको अपने शब्दों में लिखता था और रिविज़न करता था। मैं आज भी वही बार बार लोगों को कहता हूँ कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई किताब एक बार पढ़ते हैं तो आपको उसकी शायद 70% चीज़ें समझ आती हैं, दूसरी बार 80, ऐसा करते करते मतलब 100% तो मुझे नहीं लगता कि लास्ट तक भी कोई समझ पाता हो, लेकिन हर बार आप पढ़ेंगे तो कोई नई चीज़ निकल करके आती है। तो मैं दूसरा मुझे नोट्स बनाने की आदत थी। मैं न्यूज़पेपर भी जब पढ़ता था कोई आर्टिकल, फिर उसको अपने शब्दों में एक समरी उसकी बना लेता था। तो उससे क्या है कि आप जब लिखते हैं किसी चीज़ को पढ़ने के बाद तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है। अगली बार जब आप उसकी रिविजन करते हैं तो थोड़ी आसानी हो जाती है। एंड सेकेंडली आंसर राइटिंग स्किल आपका बेहतर होता है।
तो इस तरीके से मैंने वो किया, और बहुत ज़्यादा मटेरियल मैंने यूज़ नहीं किया। कई बार मैंने देखा है लोग बहुत मटेरियल्स ले लेते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, स्पेशली लास्ट के जब कुछ महीने बच जाते हैं। मैंने बस एक एक स्टैंडर्ड बुक सबका रखा था और अपने जो कोचिंग के खुद के नोट्स मैंने बनाए थे वो रखा था, उसी को मैंने लगभग 3 साल तक रिविज़न करता रहा मैं, और सक्सेस मिल गई। 2013 में आपने एग्जाम दिया और 2014 बैच के आप आईपीएस अधिकारी हैं सर। मैंने जितना पढ़ा है आपके बारे में, पुलिस वालों से बहुत ज़्यादा, मतलब पुलिस को देखकर बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग नहीं आती थी। कभी सड़क में गाड़ी आप चलाते थे, कोई पुलिस वाला दिखा तो गाड़ी मोड़ देते थे। पिता को जब बताया कि आईपीएस मिल जाएगा तो पहला एक्सप्रेशन क्या था उनका? मेरा रिज़ल्ट 12 जून 2014 को आया था और रैंक मेरी 244 आई थी। तो एक अंदाज़ा लगाते हैं कि रैंक में क्या मिलेगा सर्विस, तो आईपीएस दिमाग में था कि भाई इंडियन पुलिस सर्विस मिल जाएगी। और उस समय तो ये एक फीलिंग थी ना कि चलो तैयारी का कम से कम एक रिज़ल्ट आया कि सेलेक्ट हो गए। तो मैंने घर पे बताया, मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी बहुत खुश हुई, पापा को दिए, पापा भी खुश हुए। तो पूछे क्या सर्विस एक्सपेक्ट करो, मैंने कहा कि आईपीएस मिलेगा। तो बोले ठीक है, अभी तो और अटेम्प्ट है, आईएएस बन जाओगे। तो उस समय तो खैर मैं कुछ नहीं किया, मैंने कहा कि अभी तो रिज़ल्ट निकला है, थोड़ा सा अपने आप को एक बार सेटल करें फिर देखेंगे आगे। हालांकि एक बार सिलेक्शन हो गया और फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं जो सर्विस मुझे मिली इसी सर्विस में मैं आगे बढ़ूंगा। उसके बाद सर पहली पोस्टिंग शायद दुर्ग में रही आपकी, उसके बाद बिलासपुर, सुकमा में भी काफ़ी लंबा समय आपने बिताया सर। वो पढ़ाई, फिर पहले बालको स्कूल, बालको, फिर आरआईटी, ये सब तमाम जब फील्ड पे आप पहुंचे सर, वो फील्ड का पहला कोई ऐसा वाक्य जो याद हो और लगा जब आप पहली बार आईपीएस होकर जब फील्ड पर आते हैं तो जो पढ़ा हुआ रहता है वो फील्ड पर आने के बाद बहुत अलग लगती चीज़ें, क्या उस समय अनुभव हुआ था पहली बार? आईपीएस के तौर पे क्योंकि मैं होम कार्डर पे हूँ और पूरी लाइफ छत्तीसगढ़ में ही बीती है और हमारे हर जगह रिलेटिव्स या फ्रेंड्स जानने पहचाने वाले लोग रहते हैं, तो सबसे पहली फीलिंग तो जब मैं पहुंचा था दुर्ग, मैंने ज्वाइन किया, नेक्स्ट डे पेपर में फ़ोटो आई कि भाई नए आईपीएस ने ज्वाइन किया है, तो वही देख करके बड़ी खुशी हो गई। पेपर में फ़ोटो आया है, नाम आया है, उसकी कटिंग मतलब फ़ोटो खींच करके मैंने सबको व्हाट्सएप भी किया था। फिर धीरे करके मैंने रियलाइज़ किया कि जो आपकी पुलिसिंग की जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि आप लोगों के साथ में संबंध कैसे बना करके चलते हो। अगर अपने स्टाफ के साथ में और पब्लिक के साथ में आपका एक रैपो बना हुआ है तो पुलिसिंग करने में आसानी हो जाती है। तो उस तरीके से मैंने देखा आसपास में जितने भी अधिकारी थे, मयंक श्रीवास्तव सर मेरे एसपी थे उस समय, तो बड़े ही सरलता से सबसे मिलते थे, बातचीत करते थे, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग में आती गई और वो उन सब चीज़ों को लेकर मैं सीखता गया। परिस्थिति कोई भी हो सर, सलमान खान की पहले दिन और पहली मूवी जरूर आप देखते थे, फर्स्ट डे फर्स्ट शो दिन जिसे हम कहते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। फिल्मों का शौक बहुत रहा है शुरू से रहा है, बहुत शुरू से में देखने का। हाँ, मतलब प्रेफर मैं यही करता था कि टॉकीज में देखूं, क्योंकि टॉकीज का एक अलग ही इन्वायरमेंट होता है। आप अंधेरे बड़े से हॉल में रहते हैं, आपके आसपास पब्लिक रहती है और एंथुजियाज्म में जब वो रहते हैं, जब तालियां बजाते हैं, सीटियां बजाते हैं, तो अपने से भी मतलब एक बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। सलमान खान जी बिल्कुल मैं फ़ैन था स्कूल के समय से, क्योंकि वो हमारे टाइम के यूथ आइकन थे कि भाई शर्ट उतार करके बढ़िया बॉडी मतलब एक फिटनेस वाला उन्होंने एक कल्चर लाया था लोगों के मन में। तो दिल्ली में भी रहता था, तो क्योंकि समय उस समय काफ़ी था, तो मूवीज़ जब भी लगती थी पहले दिन चला जाता था मैं देखने, और सब फैंस के बीच में आप मूवीज़ देखो तो वही तालियां सीटियां, तो एक अलग तरीके का अनुभव होता है। उनको देख के कभी फिर बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस का ऐसा कभी लगा कि करना चाहिए मुझे भी? बिल्कुल लगा, मैंने प्रयास भी बहुत किया, अब तक भी करता आ रहा हूँ, लेकिन खाने का भी शौक बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो कहीं ना कहीं फिर वो इवन आउट हो जाता है। तो प्रयास तो है कि भाई एक अच्छे शेप में रहें। सलमान खान को हमेशा से एक अच्छा मतलब अपने फेवरेट हीरो के तौर पे माना है, तो उस तरीके की बॉडी बिल्डिंग की जा सके, पर अभी तक सक्सेस नहीं हो पाया है। सोशल मीडिया का हर किसी के जीवन में बहुत अहम रोल होता है सर, और आपके जीवन में तो और बड़ा रोल है, क्योंकि मैडम से शायद परिचय फेसबुक के थ्रू ही हुआ था। क्या था सर वो वाकया? क्योंकि मैंने सुना है कि सर ये लव मैरिज ही थी, इंटरकास्ट लव मैरिज। जी, मैं एक कॉमन फ्रेंड है हमारे, तो फेसबुक पे मैं एक बार वॉल पे मैंने उनका पोस्ट देखा, तो जो वाइफ हैं वो साथ में उनकी कॉमन फ्रेंड हैं, तो पता चला कि ये तो छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं। तो मैंने उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, हमारे
ऐसे भी अपने क्षेत्र के लोगों से आप मिलते हो तो एक अलग अटैचमेंट रहता है। मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया और फिर बातचीत चालू हो गई। और फिर आईपीएस बनने के बाद? हाँ बिल्कुल, हिम्मत ही तभी आई। आईपीएस बन गया था, वर्दी वाली फोटो प्रोफाइल पिक लगाई हुई थी, तो जल्दी एक्सेप्ट हो गया। तो मुझे लगा कि मतलब कम से कम अब उतना कॉन्फिडेंस है कि अब भेज सकता हूँ मैं। गाने के भी बहुत शौकीन हैं शलभ कुमार सिन्हा साहब। किशोर दा को भी बहुत सुनते हैं आप, मैंने सुना अरिजीत को भी बहुत पसंद करते हैं, कुमार शानू के भी बहुत बड़े फैन हैं सर। मैं गाना तो शुरू करवाऊंगा सर, लेकिन पहले थोड़ा सा मैं अब सर्विस वाले प्लेटफॉर्म में आता हूँ। प्रोबेशन पीरियड आपका दुर्ग में, बिलासपुर में बीता, लेकिन सुकमा बहुत महत्वपूर्ण है सर। एडिशनल एसपी भी आप रहे, सुकमा एसपी भी आप रहे, इसके बाद कवर्धा, और ये तीसरा जिला है पुलिस अधीक्षक के तौर पर। सुकमा बहुत चैलेंजिंग है सर। अगर मैं बात करूं पूरे देश में सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित कोई जिला है तो सुकमा माना जाता है। वहाँ एडिशनल भी और वहाँ पर बीइंग एसपी रहे आप। बड़ी बड़ी घटनाएं भी हुई, एनकाउंटर भी हुए, 17 जवानों की शहादत भी उस समय हुई थी। कैसा लगता होगा सर उस समय वो डीआरजी के जवान जो हमारी एक आवाज़ में जंगल में चले जाते हैं, नक्सलियों को गोलियों से भून डालते हैं, वो जब खत्म होते हैं, उनका शव हमको अपने आंखों के सामने दिखता है, उनके शवों को हम कंधा देते हैं, उस समय वो फीलिंग क्या होती है सर? जो हमारे साथ दिन भर रहते हैं, अचानक उनकी नक्सली उनको शहादत करा देते हैं, क्या होता है उस समय, कैसा लगता होगा सर? मेरे एसपी रहने के दौरान एक जो बड़ी घटना हुई थी, मिनपा वाली घटना हुई थी, 17 जवान शहीद हो गए थे। तो ऑनेस्टली बोले तो शुरू में तो आप बिल्कुल नंब हो जाते हो, आप बिल्कुल समझ ही नहीं पाते हो कि क्या हो गया ये अचानक से। अभी आप उनको अभी थोड़ी देर पहले आपने भेजा था एक टीम के तौर पे और ऐसी बड़ी घटना घट गई। लेकिन फिर एज ए लीडर ऑफ द टीम आपको अपने आप को कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि बाकी लोग भी आपको देख रहे होते हैं, उनका मनोबल बना रहे, उनका मनोबल ना टूटे, तो आपको अपने आप को संभाल करके रखना पड़ता है। तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, परिवार वाले भी आते हैं, परिवार वाले भी दुख में दुखी होते हैं, तो उनको संभालना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो बहुत दुखद चीज़ है, आप अपने बीच अपने साथी को, और वो भी जो अपने कर्तव्य की तरफ बढ़ रहे थे, उनको जब खो देते हैं तो बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा। मतलब वो एक ऐसी पीड़ा है जो कभी भी, जिससे मुझे नहीं लगता कि मैं स्वयं उबर पाऊंगा, या जो भी जिसने भी वो एक सिचुएशन देखी वो उबर पाएंगे, क्योंकि अपने साथियों को खोना ऐसे डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस में बहुत पेनफुल होता है। सुकमा जिला बहुत अलग तरह का जिला है सर, कवर्धा बिल्कुल अलग, कांकेर में वो दोनों का मिश्रण कह लूँ मैं, सुकमा और कवर्धा का। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो याद आती हैं सर आज भी, सुकमा एसपी रहते हुए, कवर्धा एसपी रहते हुए, अब कांकेर में भी आपको समय हो रहा है, क्या लगता है सर, कौन सी ऐसी चीज़ है जो रिमार्केबल आपको ऐसी लगती है कि, और ऐसा लगता है कि और भी बहुत कुछ किया जाना है? सुकमा एसपी रहते हुए तो इनफैक्ट एडिशनल एसपी भी था मैं वहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक, काफ़ी सारी सक्सेस हमने देखी। अभिषेक मीणा सर मेरे एसपी थे वहाँ पर, काफ़ी अच्छे कमांडर हैं, मैं तो उनको अभी तक का सबसे बेस्ट कमांडर मानता हूँ। तो उनसे काफ़ी सीखने को मिला, और किस तरीके से नक्सल फ्रंट में हम लोग न सिर्फ नक्सलियों से लड़ाई करते हैं, बल्कि जो विकास के कार्य होते हैं उनमें भी क्या योगदान रहता है, सड़क बनाने में, पुल पुलिया बनाने में, जिससे आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो काफ़ी आसान हो जाती है। तो वो देखा तो वो बड़ा सुखद अनुभव है, सबसे ज़्यादा सुखद अनुभव वही है कि आपने एक इलाके की सड़क बना दी और फिर लोग उस पर गाड़ियाँ लेकर जब निकलते हैं ना, उससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग कुछ नहीं होती है। तो यही चीज़ हमने कोशिश किया कांकेर, क्योंकि यहाँ पे भी नक्सल क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित एरिया है, वहाँ पे भी हमने प्रयास किया कि सड़क वगैरह पे ध्यान दिया जाए, जो कुछ एरियाज़ कट ऑफ हैं वहाँ पुलिया बनने हैं तो उस पर ध्यान दिया जाए, और काफ़ी तेज़ गति से काम चल भी रहा है, और मैं उम्मीद करूँगा कि जल्दी ही लोगों को वो सुविधाएँ मिले जो अभी तक नहीं मिल पाएंगी। गाने की भी बहुत शौकीन है, मैंने सुना है सर, जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो एक कैरोके में गाना ज़रूर होता है शलभ कुमार सिन्हा साहब को सर। गाने तो बहुत ही गाते हैं, मतलब क्योंकि बचपन से ही कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं। बहुत गीत। हाँ, पिताजी गाना सुनने के भी शौकीन थे, गुनगुनाते भी थे, तो हम घर पे ट्यून था उस पर गाने खूब सुनते थे। तो बचपन से काफ़ी सारे गाने मैं गाता आया हूँ, लेकिन अब क्योंकि यूथ के लिए कुछ आप गाने कह रहे हैं और यूथ को कुछ संदेश देना है, तो एक गाना जो मैं हमेशा मानता हूँ कि जिससे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, वो मैं 2 लाइन सुना दूंगा। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के।
रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, साथी न कारवां है, ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के। तो आपने सुना शलभ कुमार सिन्हा साहब को, 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, फिलहाल कांकेर में एसपी, जिनका साफ तौर पर कहना है आप अच्छा करते रहिए, ऊपर वाला आपको जरूर देख रहा है। तो अफसरनामा आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी अधिकारी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत